इसकी कोई दवाई नहीं है। ये तुम्हारा जिस्म जिसे तुमने नशे का आदी बना दिया था वो रिएक्ट कर रहा है। इसे ठीक होने में समय लगेगा। तभी नीतू ने इशारे से थेरेपी वाली बात छेड़ी और डॉक्टर ने मेरी क्लास ले ली। ये बताओ तुम्हें थेरेपी लेने से क्या प्रॉब्लम है? सर मैं जिन बातों को भूलना चाहता हूँ वो डॉक्टर को फिर से बताकर उस दुख को दोबारा फेस नहीं करना चाहता, मैंने गंभीर होते हुए कहा। ये बातें फिलहाल दबी हैं पर कभी न कभी ये बाहर आएंगी और फिर तुम्हें बहुत दर्द देंगी, फिर तुम दोबारा से पीना शुरू कर दोगे। इसलिए आज चले जाओ, डॉक्टर अभी यही है। डॉक्टर की बात थी तो सही पर मैं उन बातों को किसी के सामने दोहराना नहीं चाहता था और उससे बचने के लिए मैं बहाने बनाने लगा। कभी योग का बहाना करता तो कभी मॉर्निंग वॉक करने का करता, पर डॉक्टर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और मुझे मजबूरन थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। पर मैंने भी होशियारी दिखाई और उसे आशु और मेरे रिश्ते की बात छोड़कर सब बता दिया। उसे लगा कि एक और आशिक आ गया और उसने मुझे 10 मिनट का लेक्चर दिया और कहा कि मैं ज्यादा सोचूं न, जो हो चुका है उसे भूल जाऊं, हंसी खुशी रहूं, तबीयत सुधरने के बाद एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीऊं और जल्दी से शादी कर लूं। घर की जिम्मेदारियां पड़ेगी तो ये सब धीरे धीरे भूल जाऊंगा। चलो आज नीतू को भी आधा सच जानने को मिल गया कि आखिर हुआ क्या था। हम घर आए तो एक बात जो मैंने नोटिस की वो थी कि नीतू को शादी की बात से कुछ ठेस पहुंची हो। शायद उन्हें अपनी शादी याद आ गई। खैर ये बचा हुआ दिन बहुत ही शांति से गुजरा। रात में वही कपकपी और फिर जागते हुए सुबह का इंतजार करना। सुबह उठते ही मैंने नीतू से कहा कि वो मुझे योग करना सिखाए। नीतू की योग में महारत हासिल थी। उन्होंने चुन चुनकर मुझे वो ही आसन कराए जो मेरे लिए करना आसान था। कोई भी एक्सरसाइज करने वाला आसन नहीं करवाया क्योंकि शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। वो बस मुझे मेरी सांस पर नियंत्रण करना और फोकस करने के लिए प्राणायाम सिखा रही थी। योग के बाद हमने चाय पी और तभी उनका फोन बज उठा। वो फोन लेकर कमरे में चली गई और मैं उठकर बाथरूम जाने लगा कि तभी मुझे इतना सुनाई दिया, मैं अभी नहीं आ सकती, जो भी है अपने आप संभाल लो। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला। नाश्ते के बाद हम बैठे थे और नौकरानी काम कर रही थी। मेरा ध्यान अब भी मेरे कांपते जिस्म पर था और मुझे अपनी इस हालत पर गुस्सा आ रहा था। मेरी वजह से आप क्यों अपना बिजनेस खराब कर रहे हो? मैंने नीतू की तरफ देखते हुए कहा और उन्हें समझ आ गया कि मैंने उनकी बात सुन ली है। अभी मेरा तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। 1-2 दिन की बात होती तो मैं कुछ नहीं कहता, पर इसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक आपका ऑफिस का काम कौन देखेगा? आप चले जाओ, मैं अपना, मैंने कहा, ध्यान रखूंगा। बोल दिया न नहीं। इतने कहते हुए वो गुस्से में उठकर चली गई। मुझे भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं जोश में उठा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी वजह से किसी भी तरह का नुकसान सहे और यहाँ तो नीतू के बिजनेस की बात थी तो मैं कैसे उन्हें ये नुकसान सहते हुए देखता। मैंने अपने गद्दे के नीचे से सिगरेट का पैक निकाला और पीने लगा। अभी 2 कशी पिए थे कि नीतू धड़धड़ाते हुए अंदर आई और मेरे हाथ से सिगरेट छीन कर फेंक दी। इतना काफी था मेरे अंदर के गुस्से को बाहर निकलने के लिए। डॉक्टर ने सिगरेट पीने से तो मना नहीं किया ना? इसकी भी आदत लगानी है। लीवर तो खराब कर ही लिया है, अब क्या लंग्स भी खराब करने हैं? उन्होंने गुस्से में कहा। कुछ तो रहने दो मेरी जिंदगी में। शराब छोड़ दी, अब क्या ये सिगरेट भी छोड़ दूं? तो जीऊं किसके लिए? ये उबला हुआ खाना खाने के लिए? मैंने गुस्से से कहा। सिर्फ शराब और सिगरेट के लिए ही जीना है तुम्हें? नीतू ने पूछा। मेरे पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था तो आंसू ही सच बोलने को बाहर आ गए। आप क्यों अपनी लाइफ मुझ जैसे लूजर के लिए बर्बाद कर रहे हो? आपको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मेरी तीमारदारी करते हुए। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? छोड़ दो मुझे अकेला और मरने दो, मैंने बिलखते हुए कहा। ये था वो नर्वस ब्रेकडाउन जो डॉक्टर ने कहा था कि होगा, क्योंकि दिमाग को अब शराब पीने के लिए बहाना चाहिए था और इस समय उसने ये बहाना बनाया कि नीतू की लाइफ मेरे कारण खराब हो रही है। नीतू भी जानती थी कि वो मुझे चाहे कितना भी प्यार से समझा ले पर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उन्हें मुझे जीने के लिए एक वजह देनी थी, एक ऐसी वजह जिसके लिए मैं ये लड़ाई जारी रखूं और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। उन्हें मुझे अपनी दोस्ती का एहसास दिलाना था, पर सख्ती से ताकि मेरे दिमाग में उनकी बात घुसे। वो मेरे गद्दे पर घुटनों के बल बैठी और मेरे टी शर्ट के काला को पकड़ा और मुझे बड़े जोर से झिंझोड़ा, फिर गरजते हुए मेरी आंसुओं से लाल आंखों में देखती हुई बोली, लुक एट मी, तुम्हारी जगह मैं पड़ी होती तो क्या मुझे छोड़कर चले जाते? बोलो। नहीं ना, फिर मैं कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, मेरी दोस्ती के लिए। तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी मैं। मेरी लाइफ में तुम वो अकेले इंसान हो जिसे मैंने अपना माना है और तुम मरने की बात करते हो। अब मर्द बनो और इस लड़ाई को जारी रखो।
नीतू की ये बातें मेरे लिए ऐसी थी जैसे काली गुफा में की एक किरण। मैं धीरे धीरे इस रोशनी की तरफ बढ़ ही रहा था कि नीतू ने मुझे एक बार फिर से झिंझोड़ा और पूछा, समझे फाइट? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और तब जाकर उन्होंने मेरा काला छोड़ा। कुछ टाइम तक वो मेरी तरफ प्यार से देखने लगी, जैसे मुझसे माफी मांग रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ सख्ती दिखाई, और इधर मेरा पूरा जिस्म दहल गया था। नीतू की आंखें नम हो चली थी तो मैंने उनके आंसू पोंछे और गद्दे के नीचे से सिगरेट का पैक उन्हें निकाल कर दे दिया। नीतू ने वो पैक लिया और बिना कुछ बोले चली गई, और मैं दीवार से सर लगा कर बैठा रहा और अपने दिल को तसल्ली देता रहा और हिम्मत बटोरता रहा कि नीतू ने इतनी मेहनत की है मुझे ठीक करने में, तो मैं इसे बर्बाद जाने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद मैं खुद बाहर आया और देखा तो नीतू किचन में खाना बना रही है। मैं चुपचाप हॉल में बैठ गया कि तभी उन्होंने कहा कि मैं उनका लैपटॉप ऑन करूं। मैंने वैसा ही किया और उन्होंने मुझे पासवर्ड बताया और मेल एक्सेस करने को बोला। मेल में एक कंपनी का कुछ डाटा था जिसे उन्हें सॉर्ट करना था। आगे उन्हें कुछ नहीं कहना पड़ा और मैं खुद ही लग गया। इतने दिनों बाद माउस पकड़कर बड़ा अजीब सा लग रहा था। दिक्कत ये थी कि हाथ कांपने की वजह से माउस इधर उधर क्लिक हो रहा था, तो मैं उसे बड़े धीरे चला रहा था। जब टाइप करने की बारी आई तो लैपटॉप की बटन दब जाती। मुझे नहीं पता था कि नीतू मुझे इस तरह जूझते देख मुस्कुरा रही थी। खाना बनने के बाद वो दोनों का खाना एक थाली में परोस कर लाई। मैंने चुपचाप लैपटॉप बंद कर दिया। थोड़ा डरा सहमा था कि कहीं नीतू फिर से न डांट दे, पर नहीं, इस बार उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया। मुझे खिलने के बाद उन्होंने भी वही बेस्वाद खाना खाया। आप क्यों ही खाना खा रहे हो? आप बीमार थोड़े हो? मैंने कहा, बहुत मोटी हो गई हूँ मैं, इसी बहाने मैं भी थोड़ा वजन कम कर लूंगी। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, कौन से ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रहे हो? मैंने उनका बहाना पकड़ते हुए कहा, आप पहले ही मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, ऊपर से ये बेस्वाद खाना भी खा रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। 2 बार खाना मुझसे नहीं बनता, नीतू ने फिर से बहाना मारा। कोई 2 बार खाना नहीं बनाना, दाल में तड़का लगाने से पहले मेरे लिए निकाल दो और तड़के वाली आप खा लो। मैंने उन्हें सॉल्यूशन दिया पर वो कहाँ मानने वाली थी, तो मुझे बात घुमा कर कहनी पड़ी, ओके ऐसा करो, मेरे मुंह का स्वाद बदलने के लिए मुझे 1-2 चम्मच तड़के वाली दाल दे दो, फिर तो ठीक है, इतने से खाने से कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से वो मानी। खैर खाना हुआ और उसके बाद हमने लैपटॉप पर ही एक मूवी देखी। मूवी देखते देखते नीतू सो गई। शाम को मैंने चाय बनाई और बड़ी मुश्किल से बनाई क्योंकि हाथ कांपते थे। रात को खाने के बाद मैंने फिर से बात शुरू की, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो कि मेरे पास आपको शुक्रिया कहने को भी शब्द नहीं है। लगता है सुबह वाली डांट से अक्ल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। उन्होंने फिर से चेहरे पर गुस्सा लाते हुए कहा, आ गई बाबा, पर एक बार बात तो सुन लो, काम ही पूजा होती है ना, तो आपका यूं ऑफिस के काम ना करना ठीक है? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें मेरे काम की इतनी ही चिंता है तो चलो मेरे साथ बेंगलुरु, तुम मुझे वहाँ ज्वाइन कर लो एज एन एम्प्लॉय नहीं बल्कि एज अ बिजनेस पार्टनर। ये सुनते ही मैं चौंक गया। बिजनेस पार्टनर? इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? तुम काम इतने अच्छे से जानते हो, वो प्रोजेक्ट याद है ना, वो सब तुमने ही तो संभाला था। इस वक्त मेरी टीम में बस 2 ही लोग हैं और हम दोनों आसानी से काम कर सकते हैं। पर बिजनेस पार्टनर क्यों, एम्प्लॉय क्यों नहीं? मैंने पूछा। हेलो, सैलरी कौन देगा? पहले ही 2 लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, ऊपर से तुम्हें तो सबसे ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, आखिर सबसे एक्सपीरियंस हो तुम। नीतू ने हंसते कहा, अच्छा यार आप तो बड़े कैलकुलेटिव निकले। मैंने हंसते हुए कहा,